नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसका ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का ये पार्ट 3 है। इसके बाद आपका एक पार्ट और आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का, फिर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, 25-25 क्वेश्चन करके दो पार्ट में। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? ठीक है, 8 से 12 महीने, 8 से 24 महीने, 12 से 36 महीने या 24 से 48 महीने। तो टॉडलर है वो किस उम्र सीमा तक के बच्चे को कहा जाता है, आपसे पूछ रहा है। देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, 24 से 48 महीने। तो इसको क्या कहा जाता है? जो ये बाल्यावस्था होती है, इसी को क्या कहते हैं? टॉडलर कहते हैं। ठीक है, देखिए, बाल विकास की दृष्टि से ये अवस्था महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अवस्था जो होती है ये शारीरिक और मानसिक दोनों विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चे का शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी अपनी जो शीर्ष है उस पर होता है। ठीक है, तो मतलब चाहे आप 24 से 48 महीने कह लीजिए, चाहे 2 से 4 वर्ष कह लीजिए। ठीक है भाई, 12 महीने का 1 वर्ष होता है, तो 24 महीने के कितने? 2 वर्ष हुए, और 48 महीने के 4 वर्ष हुए। आपसे 24 से 48 महीने भी पूछा जा सकता है और 2 से 4 साल भी ऑप्शन में हो सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मांस का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, मायोसिन के कारण या एक्टिन के कारण? किसके कारण होता है? तो देखिए, जो मांस का लाल रंग होता है ये होता है मायोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। ठीक है, देखिए, मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन एक लोहे और ऑक्सीजन, जो कि क्या है, बाध्यकारी प्रोटीन है, जो सामान्य रूप से सभी स्तनधारियों में कशेरुक के मांसपेशियों के ऊतकों में पाया जाता है। यह जो मायोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन से संबंधित होता है, जो रक्त में लौह और ऑक्सीजन जो बाध्यकारी प्रोटीन है उसमें विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टेम्पे बना होता है। टेम्पे क्या बना? देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टेम्पे क्या है। देखिए, टेम्पे एक पारंपरिक इंडोनेशियाई भोजन है जिसे किण्वित सोयाबीन से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चना से, सोयाबीन से, राजमा से या लोबिया से? तो इसका आंसर क्या है? एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर बता दिया माफ करिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। ठीक है, तो जो टेम्पे होता है ये पारंपरागत इंडोनेशियाई फूड है जिसे किण्वित सोयाबीन से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, इसे एक प्राकृतिक संवर्धन और नियंत्रित किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जो सोयाबीन को केक के रूप में बांधे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर है? कारोटिनॉइड्स, लिकोपीन, फ्लेवोनॉइड्स या कौमारीन? कौन सा है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी। लहसुन में जो आपका फ्लेवोनॉइड्स है ये क्या है? ये भरपूर मात्रा में होता है। देखिए, ये सफ़ेद रंग की सब्जियों में जैसे कि गोभी, लहसुन, प्याज आदि में पाया जाता है। ये जो आपका फ्लेवोनॉइड्स है ये जो आपकी अधिकतर सफ़ेद रंग की सब्जियां होती हैं इन सभी में पाया जाता है। और देखिए, ये ताप व अम्लीय वातावरण से अप्रभावित रहता है, किंतु जो क्षारीय वातावरण में ये पीला रंग ग्रहण कर लेता है। देखिए, इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो है फ्लेवोनॉइड है ये क्या है, अगर इसको अधिक ताप मिलेगा या मतलब एसिडिक जो एटमॉस्फेयर है वो मिलेगा तो ये क्या रहेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर इसको बेसिक जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो मिलेगा, यानी कि क्षारीय वातावरण मिलेगा, तो ये क्या हो जाता है, ये सफ़ेद से पीला होने लगता है। नेक्स्ट देखिए, मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है? ए, ई कोली के विकास को रोकता है, बी, लैक्टोबेसिली को विकास को रोकता है, सी, ए कोली और लैक्टोबेसिली दोनों के विकास को रोकता है, या डी, ई कोली और लैक्टोबेसिली दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। आपसे पूछ रहा है जो मानव के दूध में बाइफाइट्स होता है
ठीक है, बाय फाइट्स होता है कि ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है। तो इसका काम क्या है आपका, ये जो मानव का जो दूध है इसमें ई कोली और लैक्टोबैसिली इन दोनों के ही विकास को रोकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है वृषण के कार्य हैं। ए शुक्राणुओं का निर्माण करना, बी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है आपसे, वृषण के कार्य पूछ रहा है। तो देखिए इसमें से जो आपका ये दोनों ही कार्य हैं ये क्या है, ये वृषण के कार्य हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। देखिए वृषण या जो टेस्टिस होता है आपका, ये सभी पशुओं तथा मानव में पाई जाने वाली नर जनन ग्रंथि है। ठीक है, जिस प्रकार देखिए मादा या नारियों में डिंब ग्रंथि या अंडाशय या ओवरी होती है, उसी प्रकार नरों में क्या होता है, वृषण होता है। और इसके वृषण जिसको क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। इसका वृषण के दो कार्य क्या हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था किसने, ई हेलॉक ने, गेजेल ने, पियाजे ने या हेविंगहर्स्ट ने, किसने दिया था। तो ये आपका दिया था ऑप्शन नंबर डी, हेविंगहर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर डी, क्या दिया था इन्होंने, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। देखिए ये आप एक बार पढ़ के दो बार पढ़ के याद नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो को रिपीटेशन मोड में देखिएगा और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स हैं जिनको आप अपने एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहां पर भी आपको स्टेटमेंट और उसके साथ में किसी ऑथर का या सोशियोलॉजिस्ट का या किसी भी ऐसे थिंकर का नाम आ जाए, वो स्टेटमेंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी SSSC बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 से 60 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है, कौन सी इन चारों में से। ए आँख की देखभाल वाले चिकित्सक के ऑफिस के बड़े फॉन्ट आकार वाले दीवार चार्ट को पढ़ने में, बी गली की होर्डिंग पढ़ने में, सी समाचार पत्र पढ़ने में या डी टीवी प्रोग्राम देखने में। तो इन सब में से किससे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है कि आपको इसमें के लिए बहुत ज़्यादा GS या आना चाहिए। भाई देखिए एक कॉमन सी चीज़ है, जो 50 से 65 वर्ष की आयु का व्यक्ति होगा उसकी आई साइट क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो फॉन्ट आकार जो दीवार पे चार्ट लगे होंगे, ये ऑब्वियस है कि उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी वो भी बड़े फॉन्ट में लिखी होंगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जो होर्डिंग आपकी लगती है वो भी बड़े बड़े अक्षरों में लगती है, और टीवी देखने में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो समाचार पत्र होता है इसमें जो चीज़ें लिखी रहती हैं बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखे, उनका फॉन्ट बहुत छोटा होता है। तो ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इस आयु वर्ग के लोगों को सबसे अधिक समस्या किसमें होगी, ऑप्शन नंबर सी समाचार पत्र पढ़ने में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है कितनी, 6 से 7 वर्ष, 19 से 20 वर्ष, 12 से 13 वर्ष या किसी भी समय हो सकती है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका। देखिए इसका जो डी ऑप्शन किसी भी समय हो सकती है, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात हो गई है ना। तो क्या है, देखिए 6 से जो 7 वर्ष है ये क्या है, ये बाल्यावस्था होती है, और जो 19 के बाद है ये आपकी क्या, ये यहाँ से आपकी टीन एज खत्म होके जो आपका वयस्क आप हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो आपसे क्या पूछ रहा है, किशोरावस्था यानी कि जो आपकी टीन एज है ये कब से कब तक होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी 12 से 13 में। ठीक है, देखिए जहाँ पे इससे आपके जो इंग्लिश में जब आप स्पेलिंग लिखते हैं तो क्या आ जाए, टीन आ जाए। ठीक है, वो मानी जाती है किशोरावस्था की उम्र 13 to 19 मानी जाती है, लेकिन इसमें आपका वो कैटेगरी नहीं है 13 to 19, तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, 12 से 13 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक शिशु घुटने के बल चलना किस आयु में प्रारंभ करता है। यह है 3 से 5 वर्ष,
7 से 9 महीने, 10 से 12 महीने या 1 वर्ष के बाद। तो जो एक शिशु है भाई, एक मतलब कॉमन क्या देखा जाता है, वैसे तो हर बच्चा हो सकता है अलग अलग उसमें चले, ठीक है, तो लेकिन एक जो एवरेज, अगर बहुत सारे बच्चों का एवरेज निकालने की वो किस जो आयु वर्ग है उसमें चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 से 9 महीने में। ठीक है, जो बच्चा है वो 7 से 9 महीने में घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट देखिए, धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है भावनात्मक व्यवहार में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, गति व कुशलता में देरी या बोलने में देरी। क्या है, जो जिन बच्चों का विकास धीमा होता है उनकी क्या पहचान है इन चारों में से, तो उनकी पहचान है क्या, गति व कुशलता में देरी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सामान्यतः बालक की अवस्था के अनुसार उसका विकास क्रमशः होता रहता है और समय बीतने के साथ उसके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनकी कुशलता व गति दोनों समयानुसार बदलते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि बालक के विकास की गति धीमी होती है तो उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य की गति व उसमें कुशलता तथा दक्षता धीमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है, भ्रूण में, भ्रूणपोष में, एलेव्रॉन में या स्क्यूटिलम में। तो किसमें होता है, ये है आपका भ्रूणपोष में। ठीक है, तो क्या है, भ्रूणपोष में स्टार्च है वो कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दी में मिलावट का परीक्षण किस रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाता है, ए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, बी टैपिओका द्वारा, सी लैंड क्रोमेट द्वारा या डी सैक्रीन द्वारा। तो आपसे पूछ रहा है अगर हल्दी में मिलावट की गई है तो किस केमिकल के द्वारा ये परीक्षण किया जाता है कि उसमें कोई चीज अन्य मिली हुई है। तो कौन सा इसमें से रसायन प्रयोग किया जाता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन सा, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरुचक भोज्य पदार्थ में सोखे जाएं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, मैरिनेट करना, किण्वन, मॉल्ट करना या सावरिन। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, मैरिनेट करना। ठीक है, देखिए, जब भोज्य पदार्थों को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रख दिया जाता है ताकि जो उसके जो सूचक भोज्य पदार्थ हैं वो उसमें सोख लिए जाएं, तो इस जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मैरिनेट करना। नेक्स्ट देखिए, डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1965 में, 1955 में, 1960 में या 1970 में। तो देखिए, जो डिब्बाबंदी से संबंधित कानून है ये लागू हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एमपीओ किसके लिए है, यानी कि आपसे यहाँ पूछ रहा है जो एमपीओ है इसका फुल फॉर्म क्या है, ए मीट प्रोडक्टर ऑर्डर, बी मिल्क प्रोडक्टर ऑर्डर, सी मिल्क प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन या डी मीट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या है आपका, इसका जो एमपीओ का फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, मीट प्रोडक्टर ऑर्डर होता है एमपीओ, एम फॉर मीट, पी फॉर प्रोडक्टर या और ओ फॉर ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं, आज पूछ रहा है जो बुजुर्ग हैं उनके इलाज को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा या टूट फूट। तो क्या कहते हैं, देखिए जो बुजुर्गों का इलाज होता है ना इसको कहते हैं जरा चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए आपका है,
स्प्लेनिस डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीनों में निदान किया जाता है उसके लिए क्या आवश्यक होगा? ए, इन्फ्लुएंजा का टीका या HIV, ऑप्शन मेन सी का टीका, BCG का टीका या DPT। तो आपसे पूछा है जो स्प्लेनिक डिसफंक्शन है, जिन बच्चों में ये लक्षण पाया जाता है उनका पहले 9 महीनों में क्या निदान किया जाता है, ठीक है, यानी कि क्या उपचार किया जाता है। तो इनका क्या किया जाता है, इनको DPT दिया जाता है, ठीक है, DPT का टीका दिया जाता है, ठीक है। तो और देखिए ये जो DPT का टीका है ये किसके लिए दिया जाता है? जो DPT का आपका टीका होता है ये काली खांसी और टिटनेस से बचाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो जो आपका स्प्लेनिक डिसफंक्शन वाले बड़े बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है उनके लिए जो DPT है उसका टीका आवश्यक होता है। और एक आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि DPT का टीका आपका किस चीज़ों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये आपका काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतया बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति किस उम्र में आ जाती है? देखिए ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप पहले प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं। 6 महीने में, 1-2 वर्ष में, 2-3 वर्ष में या 3 से 4 वर्ष में। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो किस एज में जो उनका एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, मल विसर्जन का जो उनको मतलब कैसे उनको पता चलने लगता है और वो उन चीज़ों को संकेत द्वारा या बोलकर बताने लगते हैं या कब वो उस पर नियंत्रण करने लगते हैं। 6 महीने में, 1-2 वर्ष में, 2-3 वर्ष में या 3 से 4 वर्ष में। तो ये कब करने लगते हैं? ये आपका 1 से 2 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका समाजमिति एक बच्चे का क्या मापने का एक उपकरण है? यानी कि आपसे पूछ रहा है समाजमिति द्वारा एक बच्चे का इसमें से कौन सा जो पैमाना है वो मापा जा सकता है? ए, बुद्धिमत्ता स्तर, B, व्यवहार समस्याएं, C, समूहों के साथ संबंध या D, अभिभावकों के साथ संबंध। तो समाजमिति द्वारा क्या मापा जा सकता है? देखिए समाजमिति द्वारा समूहों के साथ उसका संबंध मापा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, यह एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? समाजीकरण के द्वारा, विकास के द्वारा, परिपक्वता के द्वारा या अन्योन्य क्रिया के द्वारा। तो किस प्रक्रिया के द्वारा नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिससे वह समाज में रहने लायक बन सके और समाज उसको एक्सेप्ट करे? ये कौन सा आपका प्रोसेस होता है? ये आपकी प्रक्रिया होती है ए, समाजीकरण, ठीक है। देखिए विकास एक बिल्कुल अन्य जो आपका वो स्ट्रीम है, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, और जो अन्योन्य क्रिया है ये भी आपका एक अन्य विषय है। ये जो लाइन है ये इससे मैच नहीं करता। इससे क्या मैच कर रहा है? इससे सिर्फ समाजीकरण मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? 1 माह में, 15 माह में, 18 माह में या 2 वर्ष में। तो जो देखिए आपका MMR टीका है ये आपका दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 15 माह में, ठीक है, यानी कि 15 महीने में दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय pH में वृद्धि करता है? आपसे पूछा कौन सा जो बैक्टीरिया है वो क्षारीय pH में वृद्धि करता है? कौन सा है? लैक्टोबैसिली, वाइब्रियो कॉलेरा, सल्मोनेला या स्टेफाइलोकोकस। कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाइब्रियो कॉलेरा, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका वाइब्रियो कॉलेरा है ये क्षारीय ये बैक्टीरिया है, ये क्षारीय pH में वृद्धि करता है। नेक्स्ट देखिए, पौष्टिकीकरण मुख्यतः किया जाता है ए, सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, बी, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, सी, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए या डी, अशुद्धियों को निकालने के लिए। पौष्टिकीकरण क्यों किया जाता है?
तो देखिए पौष्टिकीकरण जो है आपका किया जाता है रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, यानी कि आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी, शिक्षक को, क्लर्क को, पत्थर तोड़ने वाले को या गृहिणी को। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा है प्रतिदिन उसकी आवश्यकता किसको होगी। देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा अधिक परिश्रम करेगा, जो सबसे अधिक परिश्रम करेगा उसी को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखिए शिक्षक भी मेहनत करता है लेकिन उसकी मेहनत शारीरिक ना होकर मानसिक ज्यादा होती है। इसी तरह क्लर्क भी, वो भी मेहनत करता है लेकिन क्लर्क और शिक्षक की जो मेहनत है वो फिजिकल ना होकर क्या होती है, मेंटल ज्यादा होती है। ठीक, गृहिणी क्या है, वो घरेलू काम अगर सिर्फ करे, अगर देखिए एक जो विमेन है वो वर्किंग भी है तो वो क्या है, उसका फिजिकल और वो लेबर ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप पत्थर तोड़ने वाले और एक गृहिणी में कंपैरिजन करें तो जो अधिक परिश्रम है वो कौन कर रहा होगा, एक पत्थर तोड़ने वाला कर रहा होगा। ठीक है, और लगातार मेहनत कर रहा होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति है उसे प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो परिश्रम है वो कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन के साथ ही इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि यही है आपका जो आपको एग्जाम में आपका लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करता है और आपको सक्सेस तक पहुंचाता है। देखिए अभी मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं कि शॉर्ट लिस्ट हो गया है, ये हो गया है, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जब तक आयोग की तरफ से, यूपी SSSC कमीशन की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, किसी भी र्यूमर पर, किसी भी अफवाह पर विश्वास किए बिना अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अगर कोई नोटिस आएगा तो वो यूपी SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। ठीक है, किसी यूट्यूबर को फोन करके यूपी SSSC आयोग वाले इन्फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपने सबसे पहले अपने कॉमन सेंस का यूज करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।